अजय देवगन को हिंदी सिनेमा में आज तक का मिस्टर भरोसेमंद का टाइटल मिलता रहा है, क्योंकि वो दमदार कहानियों पर फिल्में जो बनाते हैं। और 8 साल बाद अजय अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी रेड के सीक्वल से ये टाइटल फिर से अपने नाम करने वाले हैं। लेकिन आधा दर्जन फ्लॉप फिल्में देने के बाद तो जल्दी से चलते हैं मूवी पर, जहां अमित पटनायक पिछली बार ताऊ जी के घर पर रेड मारने के 7 साल बाद राजस्थान के एक राजा के महल पर रेड मारने निकला है। जहां राजा के महल जैसे किले में सब लोग पार्टी के मजे कर रहे हैं। शराब और ठहाकों के बीच में एक लड़की राजा के असिस्टेंट से राजा कुंवर कहाँ है। असिस्टेंट स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करता है, जहाँ ये ठरकी राजा स्विमिंग पूल में अंग्रेज लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इधर गाड़ियों का काफिला लगातार किले के और करीब आता जा रहा है, जिसे देखकर राजा का एक मुखबिर बाइक से किले की ओर भागता है और राजा के पहरेदार को खबर देता है कि किले पर आज रेड पड़ने वाली है। इधर दूसरी ओर अमित पटनायक अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहता है, गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ो, और अमित के आइकॉनिक सनग्लासेस को हम देखते हैं। अमित की गाड़ी उस काफिले से अलग होकर दूसरे रास्ते पर चली जाती है। उसी वक्त राजा का असिस्टेंट टेरिस पर जाकर दूरबीन से देखता है और कंफर्म करता है कि वाकई कुछ गाड़ियाँ किले की तरफ बढ़ रही है, यानी रेड तो तय है। सुबह पूरी तरीके से हो चुकी है, सरकारी गाड़ियाँ किले के अंदर घुस चुकी है। तभी राजा के गार्ड्स इनकम टैक्स के लोगों पर फायरिंग करते हैं ताकि वो लोग डर जाए। इधर राजा अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो सारा सोना और पैसा लेकर किले से निकले। इधर ट्रकों में भर भर कर कुछ बक्से और पत्तियां भेजी जा रही है, यानी ब्लैक मनी। राजा उसे किसी सीक्रेट जगह पर छुपवा रहा है। इधर अब किले की छत से तोपों को चलाया जा रहा है और राजा आकर कहता है कि अब चले जाओ यहाँ से, वरना सच में गोलियां मिलेंगी। फिर राजा के ढेर सारे गुंडे इनकम टैक्स के लोगों पर अटैक कर देते हैं और आखिर में उन्हें भगा दिया जाता है। वही काला धन राजा का असिस्टेंट लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि सामने अमित पटनायक की जीप खड़ी है। अमित अपनी जीप से उतरता है और कहता है कि राजा को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हमला किले पर ही किया जाए। अमित हल्के से मुस्कुराकर इशारा करता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम पीछे से आ रही है, जिसे राजा ने किले से भगाया था। और अमित और उसकी टीम राजा के सारे ब्लैक मनी को सीज कर लेती है। सभी जीपों के साथ अमित पटनायक जयपुर के इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचता है और राजा का असिस्टेंट अमय को रिश्वत देने की कोशिश करता है कि 7 या 8 लाख में मामला सेट करते हैं। अमय का असिस्टेंट महंत राजा के असिस्टेंट को एक पर्ची देता है 2 करोड़ की। राजा का असिस्टेंट पर्ची को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। 2 करोड़ की डिमांड को देखकर अमय कहता है, बहुत हो गई ईमानदारी और एक गरीबों वाली नौकरी भी। लेकिन अगले ही पल वो पर्ची उसके हाथ से लेकर फाड़ देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आफ्टर 2 वीक जेल में हम वही ताऊ जी जिनके यहाँ अमय ने पहले रेड डाली थी उनको देखते हैं, जो अभी भी 7 साल की सजा काट रहे हैं। और ताऊ जी और अभी भी दुख में है कि उसके फैमिली वालों ने ही अमय को सब बता दिया था, जिससे वो अभी तक जेल में है। वहाँ का जेलर और हवलदार ताऊ जी की पूरी सेवा में लगे हैं और ताऊ जी को इंतजार है कि कब उसे पैरोल मिलेगी। इधर वही दूसरी तरफ अमय की पत्नी मालिनी पटनायक ड्रॉर से साड़ी निकाल रही होती है। तभी पीछे से अमय आता है और मालिनी को साड़ी थमाते हुए धीमे लहजे में कहता है, फिर से ट्रांसफर हो गया। मालिनी रुक जाती है और गहरी सांस लेकर अपनी 7 साल की बेटी मिनी को आवाज देती है। बाहर मिनी जो साइकिल ठीक कर रही है वो समझ जाती है कि पापा का ट्रांसफर फिर से हो गया। मिनी आती है, आंखों में नाराजगी, होठों पर मासूमियत लिए कि पापा मेरे दोस्त भी नहीं बने और आपका ट्रांसफर फिर से हो गया। मालिनी अमय से सीधा सवाल करती है, इस बार तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, तो फिर ट्रांसफर किस बात का? अमय बस एक अखबार की ओर इशारा करता है और मालिनी वो देखे बिना ही कह देती है, मुझे पता है मेरे पति ने कभी रिश्वत नहीं ली। मालिनी को भरोसा है अमय और उसकी ईमानदारी पर। अमय अपनी फैमिली को लेकर चल पड़ता है नई पोस्टिंग की तरफ, जहाँ वो राजस्थानों के शहर से होते हुए भोज में आते हैं, जो सीधा रेफरेंस है भोपाल का। जहाँ भोज में एंटर करते ही हर तरफ एक ही चेहरा देखने को मिलता है, दादा भाई का और उनके फाउंडेशन का। सुबह का वक्त है। एक घर का आंगन में बने मंदिर में दादा भाई दूध से अपनी माँ के पैरों को धो रहा है, साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी कर रहा है। माँ की आंखें चमक रही है गर्व से। दादा भाई हर रोज यही करता है, भगवान की मूर्ति के आगे नहीं झुकता बल्कि माँ के पैरों में सिर रखता है। दादा भाई की माँ कहती है, भगवान मुझे माफ करना क्योंकि आपसे ज्यादा तो ये मुझे पूछता है। दादा भाई भोज का कैबिनेट मिनिस्टर है और उसका एक फाउंडेशन है भोज में, सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन, जो कि यकीनन उसने अपनी माँ के नाम पर ही बनाया होगा। फाउंडेशन के अंदर दादा भाई की गाड़ियाँ आती है और दादा भाई चप्पल पहने बिना ही गाड़ी से उतरता है और एक शोकेस में रखी उसकी पुरानी चप्पल को नमन करता है और फिर अपनी चप्पल पहनता है।
ये उसका रोज का रिवाज है। इधर अमय टाइम से अपने नए ऑफिस आता है, जहाँ का चपरासी तक हैरान है कि पहली बार कोई ऑफिसर टाइम पे आया है। धीरे धीरे सब आते हैं और सबकी निगाहें एक ही आदमी पर टिक जाती है, अमय पटनायक, जो फाइलों में उलझा हुआ है। खैर 10 बजे तक पूरा स्टाफ हाजिर हो जाता है। फिर अमय उन्हें कहता है कि पिछले 10 सालों की हर बिजनेसमैन की फाइल निकालिए ताकि हम देख सके। वहीं की ऑफिसर गीता, जो अमय को अपना रोल मॉडल मानती है, सबको बताती है कि पटनायक ने अब तक कितनी रेड मारी है। ऑफिस में गॉसिप चल रही है कि ये अमय का 74वां ट्रांसफर है, और वो भी इस बार रिश्वत मांगते हुए। रात में पटनायक अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है, जहाँ मालिनी पूछती है कि कुछ मिला क्या, और वो कहता है पहली बार कुछ भी नहीं। मिनी आती है कि पापा स्कूल बंद है 2 दिन, होली है, कहीं घुमा दो ना। अमय मुस्कुराता है और कहता है कल चलते हैं। अगले दिन अमय की फैमिली फाउंडेशन पहुंचती है, जहां अमय फाउंडेशन की इमारत को निहार रहा होता है और कहता है जरूर देश विदेशों से डोनेशन आता होगा। तभी पीछे से दादा भाई की आवाज आती है, हमारी नजर में डोनेशन भी रिश्वत होती है। दादा भाई हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है कि आप पहले ईमानदार ऑफिसर हैं जो भोज आए हैं। अमय भी हाथ जोड़कर सर झुकाता है। मालिनी और मिनी आती है और दादा भाई उन्हें फाउंडेशन दिखाने ले जाता है, लेकिन अमय के मन में फिर से कुछ खटकता है। अगले दिन वो पास की जूते की दुकान पर जाता है और सैंडल खरीदते हुए दुकानदार से पूछता है दादा भाई कौन है। दुकानदार खुलासा करता है कि पहले दादा भाई की चप्पलों की दुकान थी और वो सबकी हेल्प करता था, लेकिन फिर दुकान चलना बंद हो गई और दुकान बेचकर उसने लोगों को खाना खिलाया। लेकिन दादा भाई एक दिन पूरा कंगाल हो गया और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास अब भोज के लोगों का सपोर्ट था, जहाँ लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। और वो बात मानकर चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है टिकट मांगने, लेकिन चीफ मिनिस्टर दादा भाई की बेइज्जती करते हैं कि चप्पल उठाकर यहाँ से निकल लो। दादा भाई की सबके सामने खूब किरकिरी होती है, लेकिन दादा भाई की बेइज्जती देख लोगों ने उसे खूब सपोर्ट किया और दादा भाई ने अपनी पार्टी बनाई और चीफ मिनिस्टर की पार्टी को हरा दिया। दादा भाई से सपोर्ट मांगने चीफ मिनिस्टर आता है और दादा भाई उससे कहता है कि आपने मेरी बेइज्जती की थी तो माफी मांगे। चीफ मिनिस्टर माफी मांगता है और इस तरह दादा भाई होम मिनिस्टर बन जाता है। मंत्री बनते ही उसने सबसे पहले फाउंडेशन खड़ा किया, जहाँ लोगों को रोजगार और कारीगर दोनों मिल जाता है। फिर दादा भाई कैबिनेट में मंत्री बना दिए जाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में। पटनायक की पड़ताल में एक बात और सामने आती है कि दादा भाई की एक प्रेमिका थी नेहा नाम की, जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई। इधर होली का दिन मालिनी ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। अमय कहता है कि ये ठीक किया तुमने। अब बीच पार्टी में अमय थोड़ा सा ठरकी हो रहा है अपनी बीवी को देखकर। पार्टी के बीच में अमय को एक कॉल आता है। अमय गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर मालिनी पार्टी में अमय को ढूंढ रही है। अमय वापस आता है और अमय के ऑफिस का आदमी पूछता है कुछ होने वाला है क्या सर? अमय बस कहता है हाँ डिनर और चला जाता है। अगली सुबह अमय अपने ड्राइवर के साथ एक खेत में पहुंचता है। पूरे खेत को ध्यान से देखने के बाद उसका ध्यान जाता है गन्नों के खेत पर। वो पूछता है सीजन शुरू हो गया फिर भी गन्ने की फसल क्यों नहीं कटी? एक आदमी बताता है कि विक्रम गड़ियाल नाम का आदमी है, उसका मानना है कि फसल खड़ी रहे तो बरकत होती है। हर साल यही ड्रामा करता है। अमय को शक होता है। इसके बाद रात को अमय का फोन अमय की एम्प्लॉय गीता को जाता है। फिर धीरे धीरे हर ऑफिसर को सब ऑफिस के एरिया में जमा होते हैं, जहाँ गीता कहती है कि 75वीं रेड होने वाली है सर की और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ अमय काफी सारे एनवलप्स लेकर आता है। फिर सभी को एक एक एनवलप थमाते हुए वो कहता है कि अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही लिफाफे खुलते हैं उसमें लिखा होता है मनोहर धनखड़ यानी दादा भाई। अशोक धीमे से कहता है इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं जो इतने अच्छे आदमी के घर पर रेड डलवाए। अमय कहता है कि आप मुझे समझने में गलती कर गए। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब अमय ने राजा का पैसा सीज किया था और 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। राजा का असिस्टेंट निकलता है गाड़ियों में और अमय का असिस्टेंट महंत उसका पीछा करता है। राजा का असिस्टेंट एक ठिकाने पर आकर 2 करोड़ रुपए गाड़ी में डलवाकर अमय के पास आता है और उसे दे देता है। अमय उसे तसल्ली देकर जाने को कहता है। इधर उसके बाद मैन इनकम टैक्स की टीम को ले जाकर राजा के उसी ठिकाने पर लोगों को अरेस्ट कर लेता है। वो लोग अमय को बताते हैं कि सारा का सारा पैसा हवाला का है, जो कि दादा भाई का है, जो भोज से कैबिनेट मंत्री है, और चैलेंज देता है कि ये सारा पैसा दादा भाई का है। ये बात प्रूफ कैसे करोगे? अमय इनकम टैक्स कमिश्नर अंजानी कॉल से अपना ट्रांसफर मांगता है भोज के लिए। अंजानी उसे मना कर देता है। अमय उससे कहता है कि मैं खुद पर रिश्वत का इल्जाम लगा रहा हूँ। और अमय और महंत कमिश्नर अंजानी को पूरा सिनेरियो बताते हैं कि कैसे उन्होंने राजा के किले पर रेड मारी और फिर 2 करोड़ की
रिश्वत मांगी। अमय अंजानी को दादा भाई और राजा के बीच के लिंक के बारे में बताता है कि वो दोनों मिलकर चीफ मिनिस्टर की सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये सारा का सारा पैसा दादा भाई का है। कमिश्नर उसे 3 महीने की मोहलत देता है और पटनायक खुद पर झूठा आरोप लगवाकर भोज आता है। 3 महीने में अमय भोज में खूब छानबीन करता है और महंत को भी एक्टिव कर देता है। इधर महंत भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करता है कि 50 फर्जी शेल कंपनी अभी बनाई गई है जिनके जरिए सारे पैसे का लेन देन हो रहा है। अमय गाँव के एक आदमी छोटे राम से पूछता है कि मुंबई में तुम्हारी कंपनी है? वो कहता है कि मेरे पास तो बीड़ी लेने तक के पैसे नहीं है, तो कंपनी कहाँ से होगी। इधर अमय अपने घर में बैठा है तो घर में बेटी के चश्मा ढूंढने वाले डायलॉग से उसे आइडिया मिलता है कि कई बार चीजें सामने होती है, बस देखने का नजरिया आना चाहिए। और वही उसे दिखता है फाउंडेशन के बाहर लगा हाथ वाला स्टैचू और उसका एक टुकड़ा काट कर लेकर चला जाता है। साथ ही फाउंडेशन के अकाउंट फाइल के रूम को भी चेक करता है। अमय कॉल करके कमिश्नर अंजानी से दादा भाई के खिलाफ रेड वारंट मांगता है, लेकिन अंजानी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ शक के बेस पर मैं तुम्हें वारंट नहीं दे सकता और प्रूफ मांगता है। अमय को पता चलता है कि फाउंडेशन का वो स्टैचू सच में गोल्ड का है और फिर वो पहुंचता है गन्ने के खेत में जहाँ पर वो खुदाई करता है और उसे जमीन में दबे बक्से मिलते हैं। अमय कमिश्नर को सबूत देता है कि गोल्ड का स्टैचू और खेत के नीचे बक्सों की तस्वीरें और पूरे 30 वारंट मांगता है और कमिश्नर 30 वारंट पर साइन कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ अमय कहता है कि मैं बेईमान बनने का ढोंग किया था मैंने और सबको चलने को कहता है। यहाँ पूरी टीम की सांसें थमी हुई है और सब घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ रेड उस आदमी के घर पे पड़ने जा रही है जो भोज का भगवान है। अर्ली सुबह पूरी टीम पहुँचती है दादा भाई के घर पर जहाँ अमय को रोका जाता है, लेकिन वो गेट खुलवा ही लेता है। अमय पूरी टीम के साथ अंदर जाता है और सारे लोग दादा भाई के सामने खड़े हैं और इधर वो अपनी माँ के पैरों को दूध से धोते हुए फिर से मंत्र ही पढ़ रहा होता है। पैर धोने के बाद वो अमय से आँख मिलाता है जहाँ अमय उससे कहता है कि आपके नाम सर्च वारंट है। अमय की माँ पूछती है ये कौन है, तो दादा भाई कहता है इन्हीं अफसर ने तो 7 साल पहले लखनऊ में ताऊ जी के यहाँ रेड डाली थी, आज हमारे यहाँ आए छापा मारने। और फिर अमय का छोटा भाई कहता है कि आप गवाहों के इंतजाम कीजिए, लेकिन सारे गवाह मना कर देते हैं। फिर दादा भाई पूरे परिवार को बुलाता है और अमय से इंट्रोडक्शन कराता है। फिर हाई कोर्ट के जजों को बुलाता है गवाहों के तौर पर और अमय पटनायक बिना किसी रुकावट के काम शुरू कर देता है। इधर इनकम टैक्स की एक टीम दादा भाई पार्टी के ऑफिस में पहुंचती है और एक टीम गन्नों के खेत में आती है जहां तुरंत वो खेतों में खुदाई में लग जाते हैं। घर से सिर्फ थोड़े से गहने और कैश निकलते हैं। दादा भाई मुस्कुराकर कहते हैं कि ये औरतों के जेवर हैं और घर का कुछ कैश। पटनायक पहली बार चुप है। उस दादा भाई के घर से अभी तक कुछ नहीं मिला। इधर खेतों की खुदाई से भी अभी तक कुछ नहीं मिला, न ही घर में कोई अकाउंट की फाइल। इधर अमय के पास अशोक आकर कहता है कि सर सारे पेपर सही है और दादा भाई अमय को देखता है जो कि मानो कह रहा हो कि आज तो तुम फंस गए। एक टीम मंदिर में जाती है, एक टीम छत पर जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। सब टीम अमय को रिपोर्ट करते हैं कि सर हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। अमय हैरान है, परेशान है कि जो चीजें उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी वो आखिर गई तो गई कहाँ। इधर ताऊ अब पैरोल पर जेल से बाहर है और वो न्यूज़पेपर पढ़कर अपने आदमी से कहता है कि दादा भाई के घर पर अमय पटनायक ने रेड डालकर खुद ही को फंसा लिया है। इधर दादा भाई का छोटा भाई पटनायक को घूरते हुए कहता है कि अभी तो शुरुआत है, असली घबराहट तो आपको जिंदगी भर होने वाली है। तभी पीछे से गीता दौड़ती हुई आती है, हाथ में वॉकी टॉकी, चेहरे पर घबराहट लिए हुए कि सर फाउंडेशन से हमारी टीम को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। पटनायक एक पल भी नहीं गवाता, तुरंत अपने सारे ऑफिसर्स को इशारा करता है सब लोग मेरे साथ चलो। लेकिन तभी सामने से आता है दादा भाई। वो अमय को अपने साथ फाउंडेशन चलने को कहता है ताकि बाहर जो भारी भीड़ है वो दंगे ना कर बैठे। पटनायक कुछ जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि दादा भाई और अमय फाउंडेशन के स्टैचू के सामने खड़े हैं। अमय स्टैचू का सैंपल टेस्ट करवाता है जिसमें कि स्टैचू पीतल का निकलता है। अमय फिर से चौंक जाता है और जेब से एक सिक्का निकालता है कि ये इसी जगह से मिला था, इसे भी चेक करो। टेस्ट होता है और वो असली गोल्ड का निकलता है। अमय को समझ नहीं आ रहा कि ये सब बदल कैसे गया। अब इतनी समझदार तो हम ऑडियंस भी है कि दादा भाई ने ही ये सब किया होगा। अमय गुस्से में कहता है कि अब अकाउंट्स रूम खोलिए। इधर अकाउंट्स रूम के बाहर दादा भाई और अमय खड़े हैं। अमय कड़क आवाज में कहता है कि दरवाजा खोलिए। दादा भाई अमय पटनायक को भीतर ले जाता है। अंदर की तस्वीर कुछ और ही है। वो जगह जो रात में एक बिखरे करप्शन की गवाह थी अब एक खूबसूरत लाइब्रेरी में चेंज हो चुकी है। साथ में अंदर दादा भाई के पापा की मूर्ति भी लगी है। सब कुछ तरीके से सजा रखा है जैसे मानो एक प्लानिंग हो। दादा भाई कहता है कि एक लाइब्रेरी है जो हमारे पिताजी की याद में बनाई गई है। अमय ने जो सोचा था वो सब कुछ उल्टा
उल्टा हो गया और बाहर पब्लिक वायलेंट हो रही है। दादा भाई अपने छोटे भाई को कहता है कि बाहर की भीड़ को कंट्रोल करो। दादा भाई अमेय से कहता है कि हमारे साथ ही आना बाहर, क्योंकि पब्लिक काफी गुस्से में है। अगर आप बाहर गए तो शायद जिंदा ना रहे, मेरे साथ आइए। एक दूसरा रास्ता है। चलते हुए अमेय रुकता है, स्टैचू की ओर देखता है और पूछता है, इतना सोना कहाँ ले गए आप? दादा भाई कहता है कि लोगों की आंखों के सामने था, किसी ने नहीं देखा और आपने देख लिया। फिर वो बताता है कि हम ईमानदारी का नाटक करते हैं और आप बेईमानी का नाटक करते हैं। साथ में बताता है कि आपने रिश्वत लेने की एक्टिंग की थी, क्योंकि जिसने कभी रिश्वत नहीं ली वही 2 करोड़ की पर्ची बना रहा है। आपकी नजर हमारे ऊपर तब से थी, हमारी नजर पहले से आपके ऊपर थी जब आपने राजा के यहाँ छापा मारा, उसी दिन से। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें जब से भोज में आया है तब से पूरे टाइम दादा भाई के लोगों ने फॉलो किया था और रातों रात दादा भाई के लोगों ने खेतों से संदूक निकालकर ट्रांसफर कर दिया सीक्रेट जगह पर। दादा भाई कहता है, आपकी नजर में 4 चीजें सामने हैं, फाउंडेशन, पैसा, बेनामी कंपनी और गोल्ड। बस एक चीज नहीं देखी आपने, वो 5वीं चीज आपकी आंखों के सामने है। ये रहा आपका टिप, ढूंढिए उसे। अमेय उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बाहर भीड़ वायलेंट होती जा रही है। दादा भाई अमेय को भीड़ से निकालते हुए बाहर लाता है, लेकिन भीड़ में एक बूढ़ा अमेय से टकराता है और चुपचाप उसकी जेब में कुछ डाल देता है। इधर अमेय को उसका सस्पेंशन लेटर ऑफिस में मिलता है। वो उठता है, देखता है और फिर चुपचाप कुर्सी छोड़ देता है। गीता के पास खड़ा अशोक धीरे से फुसफुसाता है, इस बार सीधा सस्पेंशन मिला है। इधर ताऊ जी अपने आदमी के साथ बैठे हैं और अपने आदमी से कहते हैं, पटनायक तो गया, और कहते हैं अब वो ससुराल की रोटी तोड़ रहा है और एक ईमानदार इंसान के ससुराल की रोटी तोड़ना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि सस्पेंशन के साथ सरकारी क्वार्टर भी ले लिया जाता है उससे। इधर पटनायक अब अपनी पत्नी और बच्ची के साथ ससुर के घर में रह रहा है, जहाँ अमेय खाना भी ठीक से नहीं खा रहा और एक कमरे में अकेला बैठा हुआ है अमेय। और टेबल पर एक पर्ची पड़ी है जिसमें लिखा है नेहा राठौर, रेलवे विभाग, और ये वही पर्ची है जो उस बूढ़े आदमी ने उसकी जेब में डाली थी। दूसरी तरफ राजा कुंवर सिंह और दादा भाई जश्न मना रहे हैं अमेय के जाने का, और अमेय भोज की लाइब्रेरी में नेहा राठौर की मौत से जुड़ी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। अमेय को एक अखबार मिलता है, रेलवे कर्मचारी नेहा राठौर, हादसा या आत्महत्या। इधर अमेय पटनायक खेतों के बीच खड़ा है और सोच रहा है कि 5वीं चीज आखिर हो क्या सकती है, और तभी समझ आता है 5वीं टिप, जमीन। और वो अपनी बीवी मालिनी को कॉल करता है और बताता है कि मैंने ढूंढ ली, जिस चीज की कीमत सोने की तरफ बढ़ती जाती है। फिर अमेय रेलवे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुनीत को कॉल करता है और नेहा राठौर के बारे में पूछता है। अमेय उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नेहा ने सुसाइड किया था और लेटर में दादा भाई का नाम था, लेकिन बाद में वो रफा दफा कर दिया गया। पुनीत उसे बताता है पुराने दोस्त के बारे में और अमेय उसे कॉल करता है। अमेय उसे कहता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए और अपनी बेटी के वास्ते ही मेरी मदद कर। हालांकि उस आदमी की पहचान अभी नहीं बताई जाती, लेकिन वो आकर अमेय को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। पटनायक महंत को बुलाता है और वो पता लगाता है कि नेहा राठौर के नाम पर 80 बीघा जमीन है, जिस पर 5 स्टार होटल बना हुआ है। महंत फाइलें लाता है, एक एक करके पटनायक के हाथों में। अमेय जाता है रेलवे ऑफिस एक लड़की से मिलने, नाम है जया। जया उसे पहचानती है लेकिन बात नहीं करती और चली जाती है। वो और भी औरतों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई फोन काट देता है और कोई गवाही देने को तैयार नहीं दादा भाई के खिलाफ। अमेय मालिनी को बताता है कि दादा भाई ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में लड़कियों के रिश्तेदारों की जमीनें खरीदी और कुछ लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज भी किया। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में दादा भाई और जया साथ हैं और वो क्या कर रहे हैं वो तो खैर सबको पता ही है। जया कहती है कि घर वाले उसका रिश्ता देख रहे हैं। दादा भाई कहता है कि हाँ कर लो शादी, हम मिलते रहेंगे ऐसे बीच बीच में, और जया से सीधा शादी करने से साफ मना कर देता है और बिना पीछे देखे निकल जाता है। अमेय कमिश्नर से मदद मांगने आता है। कमिश्नर सीधा कहता है तुम्हें पैसा ढूंढकर निकालना था, वो तुमसे हो नहीं पाया और हम लड़कियों के जरिए दादा भाई पर केस नहीं कर सकते और तुम अभी ये लड़ाई करने की हालत में नहीं हो। और कमिश्नर कहता है कि हमें तुम्हारी तरह कोई ईमानदार ऑफिसर चाहिए। अमेय कहता है ईमानदार नहीं, इस बार जरूरत बेईमान की है। और वही एंट्री होती है वकील देवेंद्र गहलोत की, पेशे से वकील लेकिन चाल डाल से कई ज्यादा। अमेय उसके पास आता है दादा भाई के खिलाफ PIL डलवाने।
साथ में पैसे देता है और कहता है कि प्रेशर आने पर बदल तो नहीं जाओगे। गैलॉट उसके सामने पैसे चाटता है और कहता है कि लो जी, आपका नमक चाट लिया। फिर अमे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके खिलाफ जनहित याचिका डाली गई है कोर्ट में, और बताता है कि दिल्ली में एक बेईमान किस्म का वकील है जो शरीफ लोगों को बदनाम करता है। तभी दादा भाई का फोन बजता है। कॉल अमे की होती है। अमे कहता है कि याचिका में तुम्हारे कर्मों की सजा है। दादा भाई कहता है भोज में मेरी पूजा होती है, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमे कहता है एक टिप आपने दी थी, अब एक मैं देता हूँ। अमे नेहा राठौर का नाम रिवील करता है। यहाँ ताऊजी बैठे होते हैं और अपने आदमी बजाज को इशारों में समझाते हैं कि पटनायक किसी वकील के कंधे पर बंदूक रखकर दादा भाई को निशाना बना रहा है। इस तरफ भोज के इनकम टैक्स ऑफिस में लल्लन सुधीर की एंट्री होती है डिप्टी कमिश्नर के रूप में। वो कैबिन के बाहर आता है, अपना नाम देखता है, घुटनों पर आकर कैबिन को प्रणाम करता है, फिर बालों पर हाथ फेरते हुए सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल अमे पटनायक से अलग है और रेट तो हम करेंगे ही, लेकिन बताकर। और यहाँ वो सबकी तरक्की की बात करता है, यानी वही रिश्वत वाली बात। अब लल्लन को सब अजीब नजरों से देख रहे हैं कि कितना करप्ट इंसान है। लल्लन उनसे दादा भाई के बारे में पूछता है और रात में सीधा दादा भाई के घर पहुँच जाता है। और लल्लन दादा भाई से कहता है कि हम आपसे माफी मांगने आए हैं। वो अपनी बातों से दादा भाई को मक्खन लगा ही रहा होता है कि तभी दादा भाई की माँ वहाँ आती है। लल्लन सर झुकाकर उन्हें नमस्कार करता है। दादा भाई ऐसा करने के लिए उससे मना करते हैं और लल्लन खाने को मांगता है दादा भाई की माँ से। अगली सुबह वकील गहलोत के चैम्बर के बाहर दादा भाई का असिस्टेंट खड़ा होता है, हाथ में शराब की बोतल लिए हुए। वो कहता है गहलोत से क्या चाहिए पीछे हटने के बदले। गहलोत कहता है मैं आपको नाराज नहीं करूँगा, इसलिए मैं बिक गया समझो। दूसरी तरफ अमे उसी खेत में खड़ा है जहाँ गन्ने के खेत हैं। वो जमीन का इंस्पेक्शन करता है और कुछ पुराने निशानों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फोन लगाता है गीता को और एक इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट कहता है कि वकील ने 2 करोड़ मांगे हैं रिश्वत के तौर पर। दादा भाई का छोटा भाई मना करता है, लेकिन दादा भाई कहता है कि ये हमें देना ही होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। इधर होटल में गीता पटनायक को इन्फॉर्मेशन देने आती है। फिर वो बताती है कि कैसे रेड से एक रात पहले वहाँ से सारा पैसा निकालकर पास के गांव के विक्रम गड़ियाल के पास रखा गया। हमें गीता से कहता है कि ये टिप लल्लन को दे दो और उसके साथ जाकर वहाँ रेड कराओ। गीता उसी रात लल्लन के घर पहुँचती है और रेड मारने को कहती है। लल्लन खुश हो जाता है और अगले दिन इनकम टैक्स की पूरी टीम निकल पड़ती है विक्रम गड़ियाल के घर की तरफ रेड करने। अंदर आकर लल्लन विक्रम गड़ियाल को बुलाता है और लल्लन कहता है तुम्हारे घर पर रेड पड़ी है। सब ऑफिसर्स घर के अंदर घुस जाते हैं। लल्लन अंदर फ्रिज की तरफ बढ़ता है, ठंडा पानी पिलाओ यार। जैसे ही फ्रिज छूता है विक्रम उसे रोक देता है। लल्लन फ्रिज खोलता है और फ्रिज खोलते ही ढेर सारा कैश भरा पड़ा है। विक्रम गड़ियाल बार बार कहता है कि कुछ ले दे के रफा दफा कर लो, लेकिन लल्लन कुछ नहीं सुनता। विक्रम आखिरकार बता देता है कि दादा भाई का सारा कैश, सारा सोना संदूकों में भरकर घास के पीछे छुपाया गया है। लल्लन सारा का सारा माल सील करवा के गाड़ी में भर लेता है। थोड़ी दूर पर खड़ा पटनायक ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। सभी ऑफिसर्स लल्लन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमय फिर से दादा भाई को कॉल करता है और कहता है कि जरूरत आपको 2 करोड़ की है और 20 करोड़ आपके गए, कि ये सब कुछ आपकी ही आंखों के सामने हो रहा है। दादा भाई कहता है पांडव कब से ये सब करने लग गए, और अमय कहता है मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी की पूरी महाभारत हूँ। दादा भाई गुस्से में पूछता है आखिरकार रेड करने गया कौन था। उसके लोग बताते हैं कि और कोई नहीं, लल्लन सुधीर ही गया था। लल्लन आता है और दादा भाई के पैरों में गिर जाता है। वो यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो पैसा आपका है, वरना मैं रेड पर जाता ही नहीं, लेकिन मेरे पास ऊपर से ऑर्डर था। दादा भाई कहता है कि अब से जब भी भोज में रेड मारोगे तो पहले हमें बताओगे। दादा भाई कहता है कि पैसा कब तक मिलेगा मेरा। लल्लन कहता है कि सर थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। दादा भाई चुप है, चेहरा इमोशनलेस हो चुका है, आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। मैं अभी भी सबूतों की तलाश में लगा हुआ है और इधर दादा भाई सोच में है कि सामना कैसे करे। इधर गहलोत का फोन आता है सीधा दादा भाई के असिस्टेंट को। उसकी आवाज में धमकी है कि मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगा। ये बात दादा भाई तक आती है कि अगर उसको 2 करोड़ की रिश्वत नहीं दी तो याचिका कोर्ट में डाल देगा वो। दादा भाई कहता है इस बार मेरा भाई जाएगा दिल्ली। दादा भाई का छोटा भाई आता है दिल्ली कमल चौहान नाम के IAS के बंगले पर। दोनों घर के छत के ऊपर जाकर पानी की बड़ी टंकी से पैसा निकाल ही रहे होते हैं कि पीछे से इनकम टैक्स की
एक टीम आ धमकती है, सब कुछ पकड़ में आ जाता है और साफ हो जाता है कि ये भी दादा भाई का ही पैसा था। इनकम टैक्स की टीम कमल चौहान को पकड़ लेती है। दादा भाई कहता है अपने भाई से कि अमय को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। रात होती है, एक सफेद गाड़ी घर के अंदर आती है और उसमें से दादा भाई का असिस्टेंट विनय निकलता है और पीछे से अमय आता है। विनय चौंक जाता है लेकिन अमय को देखकर मुस्कुराता है और फिर हमें पता चलता है फ्लैशबैक में कि अमय पटनायक का सबसे भरोसेमंद साथी और कोई नहीं बल्कि दादा भाई का असिस्टेंट विनय ही होता है, जो दादा भाई के साथ रहते हुए हर इन्फॉर्मेशन पटनायक तक पहुंचा रहा था। विनय कहता है कि इस बार मैं टिप तुझे 1 घंटे पहले दूंगा। उधर गहलोत फिर से विनय को फोन करता है पैसों के लिए। विनय कहता है पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ दादा भाई गहलोत को फार्म हाउस पे लाने को कहता है। कहानी में नया मोड़ आता है। अब अमय की पत्नी मालिनी भी मैदान में उतरती है। मालिनी रेलवे में काम करने वाली उन लड़कियों से मिलने जाती है जिनके साथ दादा भाई ने मोलेस्ट किया था। फार्म हाउस पर जहाँ विनय और गहलोत आते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इनकम टैक्स की टीम फिर से आती है जिसे लीड कर रहा है खुद कमिश्नर। इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर मालिनी की कोशिशें रंग लाने लगी है। सबसे ज्यादा जोर जया पर है। मालिनी चाहती है कि जया किसी भी हाल में कन्फेशन दे दे बस। उधर दादा भाई को शक था कि उसके बीच कोई अपना ही है जो उसे धोखा दे रहा है और आखिरकार वो विनय को पकड़ लेता है और विनय को बुरी तरह पीटा जाता है। दादा भाई अमय को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने उसे मारा नहीं है, बस गायब किया है। वहीं अब गहलोत को 2 नहीं पूरे 5 करोड़ की रिश्वत दी जाती है। इधर कोर्ट रूम में भीड़ भरा माहौल है। गहलोत की बातों से तो लग रहा है कि वो दादा भाई के फेवर में ही जाएगा, लेकिन तभी वो कहता है टेप रिकॉर्डर ऑन करिए और वो टेप चलती है जिसमें दादा भाई खुद उसे रिश्वत देते हुए सुने जाते हैं। वकील विरोध करता है, कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होते। गहलोत कहता है अगर फिजिकल दे दिया जाए तब, और सामने आता है 5 करोड़ से भरा बैग, साथ में अमय अभी भी मौजूद है वहाँ। गहलोत जज को बताता है कि दादा भाई ने कई लड़कियों के नाम पर जमीन खरीदी, उन्हें नौकरी भी दिलवाई और उनके साथ रिलेशन भी बनाए। और ऐसे गहलोत सारे सबूत पेश करता है। साथ में ये भी डिमांड करता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक दादा भाई को भोज से तड़ी पार किया जाए। जज गहलोत की बात मान के दादा भाई को भोज से दूर रहने का ऑर्डर देता है। बाहर अमय अब दादा भाई को खुला चैलेंज देता है, अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, और वहाँ से चला जाता है। लल्लन अब फिर से दादा भाई के पास आता है और कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, पूरे भोज पर छापा मारना है। अगर कुछ छुपाया है तो बता दो या फिर कहीं छुपा दो, वरना सब कुछ बाहर आ जाएगा। वहीं दादा भाई एक बड़े वकील से मिल रहा है और जमीनों के पेपर्स देता है कि ये सब कुछ आप ले लो, बस कैसे भी करके भोज से तड़ी पारी हटवानी है आपको। उधर पटनायक कमिश्नर ऑफिस में बैठा है और अपना सस्पेंशन कैंसिल करवा रहा है और कहता है कि मैं दादा भाई से सारा गोल्ड और कैश लेकर आऊंगा और ना आ सका तो ये मेरी करियर की लास्ट रेड होगी। दादा भाई अमय को कॉल करता है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि एक का सस्पेंशन कैंसिल हो गया और एक का तड़ी पारी। इधर भोज के इनकम टैक्स ऑफिस में फिर से एंट्री होती है अमय की, जहाँ खुलासा होता है कि लल्लन दरअसल में अमय का जानकार था, यानी कि अमय ने ही उसे अपनी जगह यहाँ भेजा था, जहाँ लल्लन ने आकर दादा भाई का विश्वास जीता और कन्विंस किया कि वो अपना सारा माल कहीं शिफ्ट कर दे। और लल्लन बताता है कि दादा भाई ने सारा पैसा एक 5 स्टार होटल में छुपाया है। और फिर तैयारी होती 75वीं रेड की, जहां दूसरी तरफ इस 5 स्टार होटल में ताऊजी ऐशो आराम ले रहे हैं और इसके साथ ही होटल में इनकम टैक्स की गाड़ियां घुसनी शुरू हो जाती हैं, जहां इस बार अमय काफी बड़ी टीम और फोर्स लेकर आया है साथ में। जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर होटल में एंटर होते हैं, मैनेजर सवाल करता है आप लोग कौन? अशोक कहता है कि होटल पर रेड पड़ी है। पीछे से एक आदमी जाकर दादा भाई को इन्फॉर्म करता है कि दूसरी ओर ताऊजी फिर से अमय पटनायक से मिलते हैं और कहते हैं जब अपनी बर्बादी हो जाए तो दूसरों की बर्बादी देखने में मजा बहुत आता है, और मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दादा भाई संसद में है और तभी उनका आदमी आता है और बताता है कि होटल में रेड पड़ चुकी है। दादा भाई बिना एक शब्द बोले उठता है और निकल पड़ता है। इधर होटल की तलाशी लेने के लिए टीम रूम्स के अंदर नहीं जा पा रही क्योंकि अंदर गेस्ट हैं। पटनायक ऑर्डर देता है फायर अलार्म बजाओ। फायर अलार्म बजते ही लोग निकलकर भागने लगते हैं। टीम 2 हिस्सों में बढ़ती है, आधी अमय के साथ, आधी लल्लन के साथ। लल्लन पेंट्री रूम खुलवाता है जहाँ अंदर गद्दों में गद्दे नोटों से भरे पड़े हैं। लल्लन कहता है चलो लेकर। इधर होटल के सारे वॉशरूम में नल के सोने के होते हैं जिन्हें निकलवा लिया जाता है। फिर पटनायक दीवारों को ठोकता है, एक तरफ आवाज आती है दूसरी तरफ नहीं। मैनेजर घबरा कर कहता है पीछे लॉन्ड्री रूम है। अशोक गीता को उकसाता है अपने हीरो को ताकत दिखाओ। गीता साड़ी संभालती है और दीवार को तोड़ देती है। सामने खुलता है ब्लैक मनी का स्लैब, नोटों के पहाड़ और सोना। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, जहाँ अंदर कैश के बंडल और गोल्ड की बिस्किट
ऐसे गिर रहे हैं कि क्या कहे। पूरी टीम उन सब चीजों को गिनती है और इधर एक हवलदार की आंखें फटी रह जाती हैं। इधर ताऊ जी बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं, यानी वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि दादा भाई डूबता जहाज है और तुम दूर रहना, और कहते हैं कि दादा भाई के सारे विधायक अपनी पार्टी में खींच लो। और दादा भाई के कुछ विधायकों का पला बदल जाता है। दादा भाई सीधा प्रधानमंत्री को कॉल लगाता है। अब प्रधानमंत्री पहले से वाकिफ है इस केस से, वो कॉल इग्नोर कर देता है। गाड़ी में बैठा दादा भाई पागलों की तरफ फोन पटकता है। सब कुछ हाथ से फिसल चुका है उसके। इधर उसी होटल में एक रूम में विनय भी मिलता है घायल सिचुएशन में, और यहाँ दादा भाई भोज में लैंड करता है और पीछे गुस्से में गुंडों की फौज। इधर होटल के बाहर दादा भाई के हजारों गुंडे या सपोर्टर नारेबाजी कर रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं। उधर होटल में इनकम टैक्स ऑफिसर फंस चुके हैं। सपोर्टर होटल के गेट के अंदर आ जाते हैं और इधर दादा भाई भी होटल पहुंच जाता है। दादा भाई के गुंडे इनकम टैक्स वालों की गाड़ियों को तोड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मालिनी उन सब लड़कियों को लेकर पहुंचती है दादा भाई की माँ के पास और दादा भाई की सच्चाई बताती है। पहले तो वो भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर लड़कियों के मुँह से सुनकर माँ टूट जाती है। अंदर दादा भाई सामने आता है अमय के और पूछता है, आप तो ईमानदार थे, हमारे खजाने तक पहुँचे कैसे? पटनायक अपना आखिरी पत्ता खोलता है लल्लन को सामने लाकर। अमय कहता है, जमीन पैसा मिल गया है, अब गोल्ड और फर्जी पेपर बचा है बस। दादा भाई कहता है, बाहर जो लोग हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सच में बाहर भीड़ वायलेंट हुई पड़ी है और पुलिस फोर्स से खुद ही काबू नहीं हो रही है। अमय उन्हें देखता है और निकल पड़ता है। दादा भाई के कहने पर उसके आदमी हमला करने लगते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, जला भी देते हैं। लल्लन और अमय देख रहे हैं नीचे भीड़ को और अमय कहता है, क्यों ना जनता का पैसा जनता को लौटा दे। लल्लन विंडो तोड़ता है और उनमें से करता है नोटों की बारिश। अब कोई कितना भी बड़ा सपोर्टर हो, उसकी कमजोरी तो पैसा ही है और इसी का फायदा उठाता है अमय और लल्लन। पब्लिक नोटों पर टूट पड़ती है और सारे जी भरकर पैसा लूटते हैं। यहाँ दादा भाई देखता है कि क्या हो गया। एक पल में इनकम टैक्स टीम के लिए रास्ता साफ हो जाता है और सारा कैश ट्रक में भरकर निकाल दिया जाता है। लल्लन टीम लेकर आता है सीधा फाउंडेशन और एक बुजुर्ग से पूछता है, सोने वाला हाथ कहाँ है? इशारा होता है पास के तालाब में। क्रेन उतरती है और बाहर आता है गोल्ड का बना बड़ा सा हाथ, जिसकी तलाश पूरी फिल्म में थी। लेकिन तभी फिर से आते हैं गुंडे और उनके बीच होते हैं दादा भाई। अमय की टीम पर अटैक होने वाला ही होता है कि सामने दो गाड़ियाँ आकर रुकती है, जिनमें से उतरती है दादा भाई की माँ, अमय की पत्नी मालिनी और वो लड़कियां जिनके साथ दादा भाई ने गलत किया था। दादा भाई की माँ शर्मिंदा होती है और चप्पल उतारकर सर पर रखने लगती है। दादा भाई आके रोकता है माँ को और कहता है, गलती मेरी है, आपकी नहीं। माँ रोते हुए जोर से थप्पड़ लगाती है। अब सबके सामने दादा भाई की पोल पट्टी खुल जाती है। सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं मारने के लिए, लेकिन अमय उन्हें रोकता है कि कानून को अपने हाथों में मत लो। दादा भाई अपनी माँ की चप्पलें हाथ में लेकर फूट फूट कर रोता है। आखिर में पटनायक आता है उस बुजुर्ग इंसान के पास जिसने वो पर्ची दी थी। पता चलता है कि वो नेहा राठौर का दादा है और वो अमय को थैंक यू बोलता है कि दादा भाई के सामने खड़े रहने के लिए। और उसके बाद पटनायक वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब जेल में दादा भाई है और वो चुपचाप उस कोने में बैठ जाता है। तभी ताऊ जी आते हैं और कहते हैं कि अब बाहर कैसे जाओगे, और दादा भाई की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। और इसके साथ होता है मूवी का एंड और यही से साफ हो जाता है कि रेड 3 जरूर आएगी। तो दोस्तों